आइए, आपका स्वागत है बिहार टॉपर्स की एक और नई वीडियो में। आज की हमारी ये चर्चा किसी आम भौगोलिक विषय पे नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब हम एक ऐसी दृश्य यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हिमालय की तलहटी से लेकर छोटा नागपुर के पठारों तक जाती है। और ये यात्रा बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाली है। सही कहा। हम हमेशा सुनते हैं कि बिहार कृषि का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, और अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। अच्छा, हाँ, वो कौन कौन से हैं? पहला तो है नदियों का उपहार। गंगा, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हर साल भारी मात्रा में रेत, गाद और मिट्टी लेकर आती हैं। राइट, एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइजर। बिल्कुल। दूसरा कारण है पोषक तत्वों का गजब का संतुलन। यहाँ की मिट्टी में पोटाश और चूना पत्थर की प्रचुरता है, जो इसे भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बनाती है। और तीसरा है हमारी भौगोलिक विविधता। मतलब उत्तर के बाढ़ के मैदानों से लेकर दक्षिण के पठारी किनारों तक का एक अनूठा प्राकृतिक परिदृश्य। तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारे पास आज एक मास्टर मैप है जिसमें बिहार की 7 प्रमुख मिट्टियों का जिक्र है। हाँ, जैसे पीडमोंट, तराई, जलोढ़, बालसुंदरी, टाल, बलथर और लेटराइट। तो शुरुआत हम सबसे उत्तरी हिस्से से करते हैं, जिसे हम बिहार की छत भी कह सकते हैं। यहाँ सबसे पहले बात होती है पीडमोंट दलदली मिट्टी की, जो कि पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राइट। अब नाम में ही दलदल है तो वह लगता है कि ये जमीन किसी काम की नहीं होगी ना। हाँ, मतलब दलदल में तो जल निकासी की बड़ी समस्या होती है। बीज और जड़ें सब सड़ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज है वो ये है कि ये मिट्टी सुमेश्वर पहाड़ियों के निचले हिस्सों में जल जमाव के कारण बनती है। ओके। इसकी बनावट अत्यधिक नमी वाली और चिकनी होती है, और क्योंकि यह पानी जमा रहता है, इसमें जैविक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ओह वाओ, मतलब ये प्राकृतिक रूप से बहुत रिच है। लेकिन यार, इतनी नमी वाली मिट्टी में कोई फसल उगेगी कैसे? दलदली भूमि होने के कारण ये धान की खेती के लिए सबसे उत्तम प्राकृतिक वातावरण प्रदान करती है। धान को तो वैसे भी शुरुआत में खूब पानी चाहिए होता है। क्या बात है, मतलब नेचर ने धान के लिए एकदम कस्टम मेड जमीन तैयार कर दी। अच्छा, इसके तुरंत बाद जो दूसरी बेल्ट है तराई मिट्टी की, उसकी ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट है। ये भारत नेपाल सीमा के साथ पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक की 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे कृषि का स्वर्ग कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। ये भूरे से लेकर हल्के पीले और गहरे काले रंग की होती है, और ये पीडामोंट की तरह चिकनी नहीं होती। अच्छा, तो कैसी होती है? ये रेतीली और दोमट होती है। दोमट मतलब वो सैंडी और लोमी टाइप। एकदम सही। इस वजह से इसकी जल धारण क्षमता बहुत उच्च होती है। मतलब ये पानी रोक कर रखती है। एक स्पंज की तरह। हाँ, ये नाइट्रोजन और ह्यूमस से भरपूर है, लेकिन इसमें फास्फोरस की थोड़ी कमी होते है। तो इस स्वर्ग में कौन कौन सी फसलें होती हैं? मुख्य रूप से गेहूं, धान, गन्ना और जूट। गन्ने को नमी चाहिए होती है, इसलिए ये मिट्टी उसके लिए बहुत बढ़िया है। सही है। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो वो हिस्सा आता है जो बिहार का विशालकाय आधार है, जलोढ़ मिट्टी, या जिसे हम अलूवियल सॉइल कहते हैं। हाँ, ये तो अकेले बिहार का लगभग 50% हिस्सा कवर करती है। 50%? ये तो बहुत बड़ा एरिया है। बिल्कुल। और यहीं पर द फ्लड प्लेन पैराडॉक्स मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपण के कारण इस मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। खादर मतलब नवीन और बांगर मतलब पुरानी जलोढ़। तो पहले खादर पर फोकस करते हैं। ये हर साल नदियों द्वारा लाई गई नई गाद होती है ना? हाँ, ये बारीक रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का मिश्रण है। लेकिन इसकी एक खासियत है, ये छनी हुई होती है। छनी हुई? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बहते पानी के साथ भारी कण पीछे रह जाते हैं और सिर्फ बारीक गाद आगे आती है। छनी हुई होने के कारण इसमें कैल्शियम और कार्बन युक्त रेत की कमी होती है। ओके, तो इसका असर क्या होता है? ये हर साल बाढ़ से नवीनीकृत होती है, इसलिए ये बिहार की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ये उत्तर बिहार जैसे पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा की जीवन रेखा है, जहां धान, गेहूं, गन्ना, जूट, मक्का और तंबाकू जैसी फसलें होती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। वो क्या? मतलब ये मिट्टी इतनी उपजाऊ है, फिर भी हर साल बाढ़ आने के कारण यहाँ खरीफ फसलों को अक्सर भारी नुकसान झेलना पड़ता है। सही कहा। यही तो पैराडॉक्स है। जो बाढ़ मिट्टी को नया जीवन और उपजाऊपन देती है,
वही खड़ी फसलों को तबाह भी कर देती है। तो अगर कोई किसान बाढ़ के इस रिस्क से बचना चाहे और उसे स्थिरता चाहिए तो वो क्या करे? तब हम नदी के करीब वाले क्षेत्रों यानी खादर से दूर जाते हैं, लगभग 30 मीटर ऊंचे मैदानों की ओर, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। अच्छा, इसे हम पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी कहते हैं। बिल्कुल, इसे स्थानीय भाषा में करेल केवाल भी कहा जाता है। तो ये खादर से अलग कैसे है? इसकी प्रकृति अधिक चिकनी होती है और रंग सुस्त होता है। साथ ही ये अम्लीय होती है और इसमें चूने की भरपूर मात्रा होती है। और क्योंकि ये ऊंचे मैदानों पर है तो यहाँ बाढ़ नहीं आती होगी। हाँ, ये दक्षिण बिहार जैसे पटना, गया और रोहतास का स्थिर कृषि क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ नदियां मौसमी हैं। राइट। तो यहाँ बिना रिस्क के गेहूं, धान, गन्ना, दलहन और तिलहन आराम से उगाया जा सकता है। एकदम सही। लेकिन अब जो अगली मिट्टी है वो हमें बागान और बाढ़ के एक अद्भुत विरोधाभास की ओर ले जाती है, बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है इस मिट्टी को लेके। इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो आखिर अत्यधिक चूना मिट्टी को कैसे बदल देता है? मेरा मतलब है, इतनी हाई मात्रा से तो मिट्टी खराब हो जानी चाहिए। होती ही है। 30% चूने की वजह से ये अत्यधिक क्षारीय हो जाती है, अल्कलाइन। हाँ, तो सामान्य कृषि के लिए ये कम उपजाऊ है। लेकिन यहाँ एक कमाल की चीज होती है, विशिष्ट बागानों के लिए ये एकदम अनुकूल है। अच्छा। सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के इलाके याद है? अरे हाँ, ये क्षेत्र तो आम, लीची और केले के विश्व प्रसिद्ध बागानों का घर है। बिल्कुल। जो क्षारीयता आम फसलों को रोकती है, वही लीची और आम को उनका खास स्वाद देती है। मक्का और गेहूं भी होता है, पर मेनली बागान है। वाह, प्रकृति का क्या बैलेंस है। और बाढ़ के विरोधाभास की बात करें तो मुझे टालन मिट्टी की याद आती है। चलिए गंगा के बेसिन की ओर ध्यान खींचते हैं। हाँ, पटना से भागलपुर तक की 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी। यहाँ तक पैराडॉक्स असल में दिखता है। वो कैसे? बारिश के मौसम में गंगा नदी में बाढ़ के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न रहता है, मतलब पानी से डूबा हुआ। तो खरीफ की खेती तो असंभव है। बिल्कुल असंभव है। लेकिन जैसे ही पानी उतरता है, ये ग्रे और सैंडी केवाल मिट्टी अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ हो जाती है। ओह, तो इसका मतलब है कि ये रबी फसलों का पावर हाउस बन जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। यहाँ मसूर, चना और गेहूं की बम्पर पैदावार पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्या बात है। बाढ़ ने पहले रोका और फिर सीधा बम्पर फसल दी। अब इन उपजाऊ क्षेत्रों से निकलकर थोड़ा सूखे और निक्षालन की चुनौतियों की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमें दक्षिण के पठारी किनारों की ओर चलना होगा, कैमूर से बांका तक, जहां बलथर मिट्टी पाई जाती है। हाँ, ये पीला लाल और रेतीली मिट्टी है। इसमें लोहा और चूना पत्थर तो बहुत है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की भारी कमी होती है, राइट? बिल्कुल। और ये अम्लीय है। रेतीली होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। तो कम पानी सोखने के कारण ये अधिकांश फसलों के लिए तो अनुपजाऊ होगी। हाँ, इसलिए किसान यहाँ वो फसलें उगाते हैं जिन्हें पानी की कम जरूरत होती है। जैसे मोटे अनाज? हाँ, ज्वार और बाजरा। और इसके अलावा दालें जैसे अरहर और कुर्थी उगाई जाती हैं। प्रकृति हर जगह का कोई ना कोई हल निकाली लेती है। और इस सूची की अंतिम मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, जो मुख्य रूप से घाघरा गंडक दोआब क्षेत्र में पाई जाती है। इसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझना बहुत दिलचस्प है। भारी बारिश के कारण एक प्रक्रिया होती है जिसे निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। अच्छा, निक्षालन। इसमें क्या होता है? इसमें पानी के साथ मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व धुलकर जमीन के नीचे चले जाते हैं, जिससे ऊपरी सतह में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ओह, तो ये मिट्टी तो खेती के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उचित सिंचाई और उर्वरकों का सही इस्तेमाल करके इसे भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वाह। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें, मतलब इस पूरी डीप डाइव को सिंथेसाइज करें, तो हमें एक मास्टर सिंथेसिस मैट्रिक्स मिलता है। मैं एक एक करके 7 मिट्टियों का त्वरित और सटीक रिवीजन कर देती हूँ। बिल्कुल, बताइए। पहला है पीडमोंट, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम में। ये दलदली है, उच्च नमी वाली है और धान के लिए जानी जाती है। राइट। दूसरा है तराई, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक। इसकी जल धारण क्षमता उच्च है और यहाँ धान, गन्ना, जूट होता है। तीसरी है खादर या नवीन जलोढ़, उत्तर बिहार में नदी किनारे। ये प्रतिवर्ष नवीनीकृत होती है, सर्वाधिक उपजाऊ है। फसलें हैं धान, मक्का, जूट। और चौथी है बांगर यानी पुरानी जलोढ़,
दक्षिण बिहार के ऊंचे मैदान, करैल केवाल मिट्टी, जहां गेहूं, धान, दालें उगती हैं। हाँ, जहाँ स्थिरता होती है। 5वीं है बाल सुंदरी, सहरसा, मुजफ्फरपुर आदि में। ये क्षारीय है क्योंकि इसमें 30% से ज्यादा चूना है। ये लीची, आम और केले के लिए मशहूर है। बिल्कुल। 6ठी है टाल मिट्टी, गंगा का दक्षिणी तट, बाढ़ का विरोधाभास है यहाँ। मसूर और रबी फसलें यहाँ बहुत होती हैं। और आखिरी 7वीं है बलथर, कैमूर से बांका तक। ये लाल, पीली, रेतीली और अम्लीय मिट्टी है। यहाँ ज्वार, बाजरा, अरहर उगाया जाता है। हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और ज़रूरी विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ।